नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिनर्जी आईएएस एकेडमी की नई यूट्यूब वीडियो पर। मैं आपका दोस्त राही मेहता आपके लिए एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज की एक नई वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि जिन जिन स्टूडेंट्स ने मेरी पिछली वीडियो देखी थी, वो जानते हैं कि मैं सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर एक वीडियो कल लेकर आया था और मैंने आपसे उसी वीडियो में वादा किया था कि मैं इसके लिए एक और वीडियो लेकर आने जा रहा हूं। तो आज हमारी ये जो वीडियो रहेगी, ये सिंधु घाटी सभ्यता की ही रहेगी। और इस वीडियो के अंदर हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और भी कुछ तथ्य जानेंगे। इनकी बहुत सारी जो लोकेशंस थी, साइट्स थी, इनका इतिहास था, इनकी संस्कृति कैसी थी, इनमें कलाकृतियां किस प्रकार की इस्तेमाल की जाती थी, किस प्रकार की कला को बनाया जाता था, यह बर्तन कैसे इस्तेमाल करते थे, इससे संबंधित सभी के सभी टॉपिक्स के ऊपर हम आज की इस वीडियो के अंदर बातचीत करने वाले हैं दोस्तों। तो इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा। तो कल की वीडियो से ही कुछ स्टार्ट करते हैं, उसी से ही कुछ रिवीजन स्टार्ट करते हैं और फिर हम पूरे के पूरे आज के इस टॉपिक को कवर करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। इसको हड़प्पा सभ्यता का भी नाम दिया गया है क्योंकि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जिस स्थान को खोजा गया था, उसका नाम हड़प्पा रखा गया था। उसे हड़प्पा के नाम से जाना जाता था, इसलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यह सभ्यता लगभग 2500 साल पुरानी है, 2500 ईसा वर्ष पुरानी है और दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। आज के समकालीन पाकिस्तान, समकालीन अफगानिस्तान एवं भारत की भूमि के ऊपर इस सभ्यता के अवशेष जो है वह पाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, 1920 के दशक के अंदर भारत के अंदर इसको भारत के पुरातत्व विभाग ने इसको खोजा था एवं 1924 के अंदर जो जॉन मार्शल, भारत के पुरातत्व विभाग के उस वक्त के जो इंचार्ज थे, महानिदेशक जो थे, उन्होंने इस सभ्यता के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूरे के पूरे वर्ल्ड को, विश्व को सबसे पहले अवगत करवाया था। तो जॉन मार्शल का नाम जो है वह हमें याद रखना है दोस्तों, क्योंकि वही 1924 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक थे, जिन्होंने पूरे के पूरे विश्व को सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अवगत करवाया था। इसके साथ ही पिछली ही वीडियो के अंदर हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, उनका फैलाव कहां से कहां तक था, उनका एक्सटेंट कहां से कहां तक था, इसके बारे में जाना था। इनका पश्चिमी भाग में एक्सटेंशन जो था वह स्तुतका गैंडोर नाम के पाकिस्तान में स्थित एक स्थान में था। इनका पूर्वी जो एक्सटेंशन था वह आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के अंदर, जो इनका उत्तरी एक्सटेंशन था वह मांडा नाम की जगह जम्मू कश्मीर में, एवं दक्षिणी एक्सटेंशन जो था वह दैमाबाद यानी कि महाराष्ट्र के एक इलाके के अंदर मौजूद। बहुत ही बड़ी सिविलाइजेशन थी, बहुत ही बड़ी सभ्यता थी, बहुत बड़े भूभाग के ऊपर फैली हुई थी। अपनी समकालीन और सभ्यताओं के मुकाबले सबसे ज्यादा भूभाग को कवर करने वाली यह सभ्यता थी। इसके कंटेम्प्रेरी या समकालीन सिविलाइजेशन जो थी, उनको हम चाइनीज सिविलाइजेशन, चाइना के अंदर जो मौजूद थी उसके नाम से जानते हैं। मिस्र के अंदर मौजूद मिस्र सिविलाइजेशन, मिस्र सभ्यता के नाम से जानते हैं। एवं आज के ईरान में टिग्रिस एवं यूफ्रेट्स नदी के अंदर के दोआब के रीजन में बसी हुई सुमेरियन सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो यह चार कुल सभ्यताएं थी, एक भारत के भूभाग पर और बाकी भारत के बाहर के भूभाग पर स्थित थी। उनमें सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जो था वह सिंधु घाटी सभ्यता का ही था। इसके बाद हमने कल की ही वीडियो के अंदर कई जो सबसे महत्वपूर्ण साइट्स थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उनके बारे में दोस्तों जाना था। अगर आप इन सभी साइट्स के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप कल वाली वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज वाली वीडियो के अंदर हम इनकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। हम इनके बारे में क्या क्या, समाज कैसा था, व्यापार कैसा था, आर्थिक स्थिति कैसी थी, किन प्रकार की मुहरों का इस्तेमाल ये करते थे, काफी डिटेल लेक्चर ये रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये वाला पोर्शन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, तो हम आज के पोर्शन की तरफ चलते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के दोस्तों तीन चरण मौजूद थे। तीन चरण, प्रारंभिक चरण जो था वह आज से 3300 बीसी पूर्व, 3300 ईसा पूर्व आरंभ हुआ था और 2600 ईसा पूर्व यह खत्म हो गया था। इन तीन चरणों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं दोस्तों। पहला चरण प्रारंभिक हड़प्पा चरण कहा जाता है, दूसरा चरण इसे परिपक्व हड़प्पा चरण कहा जाता है, एवं तीसरे चरण को अंतिम हड़प्पा चरण कहा जाता है। पहला चरण 3300 ईसा पूर्व आरंभ हुआ एवं 2600 ईसा पूर्व यह खत्म हो गया। दूसरा चरण 2600 ईसा पूर्व आरंभ हुआ एवं उसके साथ 1900 ईसा पूर्व यह खत्म हो गया। तीसरा चरण 1900 ईसा पूर्व आरंभ हुआ एवं 1300 ईसा पूर्व यह खत्म हो गया।
इन तीनों चरणों के अंदर ही हड़प्पन सभ्यता जो थी वह समाई हुई थी। 3 चरण की अपनी-अपनी विशेषताएं हैं। जैसे कि प्रारंभिक हड़प्पा चरण जो था, इसका संबंध है घग्गर एवं हाकरा नदी घाटी के साथ, क्योंकि सबसे पुराने अवशेष इस सभ्यता से जुड़े हुए हमें घग्गर एवं हाकरा नदी की घाटियों के अंदर ही देखने को मिले। दूसरे चरण के अंदर जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, यह सिंधु घाटी घाटी के सिंधु नदी के किनारे के ऊपर बसने लगी। कई सारे अवशेष हमें इस दूसरे चरण के साथ जुड़े हुए सिंधु नदी के किनारे पर मिलते हैं। यह केंद्रीकृत प्राधिकरण को फॉलो करती थी और इसके साथ साथ जीवन से बढ़ती शहरी गुणवत्ता की विशेषता भी इस सिंधु घाटी सभ्यता में पाई जाती है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? यह धीरे 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 जैसे सभ्यता आगे बढ़ रही थी, जैसे सभ्यता परिपक्व होती जा रही थी, वैसे वैसे सभ्यता के अंदर शहरीकरण का विकास होता जा रहा था। पहले चरण के अंदर यह सभ्यता जो थी वो घग्गर और हाकरा नदी के किनारे पर बसी हुई थी, एवं दूसरे चरण के अंदर यह सभ्यता जो थी उसका क्षेत्रफल में बहुत ज्यादा विस्तार हुआ एवं सिंधु घाटी के किनारे के ऊपर हमको बहुत सारे अवशेष इस सभ्यता से जुड़े हुए मिले हैं दोस्तों। एवं इसके साथ साथ दूसरे चरण के अंदर सबसे ज्यादा शहरों का विकास जो था वो इस सभ्यता के अंदर हमको देखने को पाया गया। एवं तीसरा चरण जो अंतिम चरण था, उस दौरान धीरे धीरे सभ्यता जो थी वह समाप्ति की ओर आगे बढ़ रही थी और इसका पतन होना आरंभ हो गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो इसके साथ साथ प्रारंभिक हड़प्पा समुदाय के बड़े बड़े शहर केंद्रों में जब सभ्यता का आरंभ होना स्टार्ट हुआ, जब पहला चरण था उसके अंदर जैसे कि गांवों से धीरे धीरे कस्बे बन रहे थे, कस्बे बड़े होते जा रहे थे, एवं दूसरे चरण में आते आते जो सभ्यता थी उसके अंदर बड़े बड़े शहरों का जो था विकास हो गया था। इसी के अवशेष हमको मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा नाम के दो सबसे बड़े जो शहर थे इस सभ्यता से जुड़े हुए, वहां पर हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन एवं संरचना के बारे में बात करने वाले हैं। हड़प्पा संस्कृति अपनी नगर नियोजन के प्रणाली के द्वारा ही जानी जाती है, उसी के लिए ही यह सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में जितने भी ये सबसे महत्वपूर्ण जो शहर थे हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो में से, प्रत्येक का अपना अपना एक गढ़ हुआ करता था, जिसे हम अंग्रेजी में सिटाडेल बोलते हैं, या फिर जिसको हम एक्रोपोलिस के नाम से भी जानते हैं। यह जो चबूतरा था, यह जो एक्रोपोलिस था, ये सभी बड़े शहरों के अंदर मौजूद था। एक्रोपोलिस को, सिटाडल को या फिर गढ़ को बाकी शहर से थोड़ी ज्यादा ऊंचाई के ऊपर बनाया जाता था, और ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक शहर के अंदर जो गढ़ था वहां पर जो रूलिंग क्लास थी, यानी कि राज करने वाले जो लोग थे, वो उसी सिटाडेल के अंदर, उसी गढ़ के अंदर रहा करते थे, जिसकी किलेबंदी भी की गई थी, जैसे कि आप इस तस्वीर के अंदर देख सकते हैं दोस्तों। यह इलाका जिसे सिटाडेल का नाम दिया गया है, इसे हिंदी में हम गढ़ बोलते हैं। यह एक चबूतरे के ऊपर बना हुआ है एवं इसकी चार दीवारी भी की गई है। यहाँ पर रूलिंग क्लास रहा करती थी। हर गढ़ के नीचे एक निचला शहर हुआ करता था, जहां पर लोग, आम लोग रहा करते थे, और उन घरों का निर्माण जो था वह ईंटों से किया जाता था, एवं सिटाडेल का निर्माण, गढ़ का निर्माण भी पक्की ईंटों के साथ किया जाता था। प्रत्येक शहर के अंदर जो गलियां थी वह 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को काटा करती थी। हर गली के अंदर लैंप पोस्ट लगने की सुविधा भी मौजूद थी। यह ग्रिड सिस्टम के कारण जो शहर थे वह बहुत ही ज्यादा प्लेन तरीके से बसे हुए थे। हड़प्पा के शहरों के अंदर पक्की ईंटों का निर्माण था, एवं इसके साथ साथ हर शहर के अंदर, हर शहर के अंदर कुछ महत्वपूर्ण इमारतें भी मौजूद थी, जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। इसके साथ साथ हर शहर में स्नान घर भी हुआ करता था, जिसे हम महान स्नान घर बोलते हैं, एवं हर शहर के अंदर अनाज को स्टोर करने के लिए ग्रेनरी भी हुआ करती थी, जहां पर हर शहर के अंदर लोगों को ऐसे मुश्किल समय में जब अनाज की कमी हो गई है, अनाज प्रोवाइड करने के लिए अनाज के भंडार भी बनाए जाते थे, जिन्हें हम महान अनाज भंडार के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा, इन सभी शहरों के अंदर जल निकासी की जो व्यवस्था थी वह भी बहुत प्रभावशाली थी। सीवरेज सिस्टम जो था वो हर शहर के अंदर बहुत अच्छे तरीके से विकसित किया गया था। हर सीवरेज सिस्टम को कवर किया जाता था। नालियां हर गली में बनी हुई थी, परंतु खुली हुई नालियां मौजूद नहीं थी। हर नाली को पत्थर से कवर कर दिया जाता था, एवं हर घर के अंदर एक शौचालय भी हुआ करता था, हर घर के अंदर एक स्नान घर भी हुआ करता था, एवं कई शहरों के अंदर जो घर थे उन घरों के अंदर अपने पानी के लिए कुआं भी हुआ करता था। यह नहरी
पानी का इस्तेमाल किया करते थे। नदी से नहर और नहर से पानी को घरों के अंदर लेकर आया जाता था, जो कि उस समय की तकनीकी के हिसाब से बहुत ही ज्यादा कह लीजिए कि महान बात थी, क्योंकि बिना बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए भी या आजकल की मशीनों का उपयोग किए बिना भी यह इतनी ज्यादा तकनीकी विकास कर चुके थे और उसके तहत अपने शहरों को बहुत अच्छे से ये बसाकर चला भी रहे थे। हमको इनसे कुछ सीखना भी चाहिए। यूपीएससी ने इनके नगरीकरण के ऊपर आपसे मेंस के अंदर एक सवाल भी पूछा था दोस्तों। तो ये इनकी नगर नियोजन की कुछ खास विशेषताएं थी। हर घर के अंदर एक स्नान घर, हर घर के अंदर एक किचन, हर घर के अंदर एक फंक्शनिंग शौचालय हुआ करता था। जो सिंधु घाटी सभ्यता में रहने वाले लोग थे, इन्होंने दुनिया के सबसे पहले फ्लश शौचालयों का इस्तेमाल करना आरंभ किया था। ऐसे शौचालय जिनको आज की तिथि में हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, जिनमें बटन दबाते ही पानी के साथ शौच घरों से बाहर हो जाता है। ऐसे शौचालयों का निर्माण जो था वह हड़प्पन सभ्यता के घरों के अंदर किया गया था। इसके बाद कृषि। हड़प्पा सभ्यता की कृषि कैसी थी दोस्तों? कृषि बहुत ही ज्यादा चर्चित बात है। काफी ज्यादा तरक्की इन्होंने कृषि के क्षेत्र में की थी। कृषि के क्षेत्र में तरक्की कर जाने के बावजूद ही तो ये नहर जो नगर थे वह बस पाए थे, क्योंकि नगरों में रहने वाले लोग जो है वह खेती या कृषि से जुड़े हुए नहीं होते हैं। नगरों में रहने वाले लोग जो है वह सेकेंडरी या टर्शरी एक्टिविटी से जुड़े होते हैं। वे कारागार होते हैं, वह कई प्रकार के अलग काम करते हैं, वे आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। कोई कुम्हार होता है, कोई बढ़ई होता है, कोई लोहार होता है, परंतु खेती करने के लिए नगर के अंदर जमीन उपयुक्त नहीं होती है। इसलिए नगर में रहने वाले लोगों का पेट भरने के लिए नगर के बाहर गांवों में रहने वाले लोगों को कृषि करनी होगी। अगर बाहर के लोग, गांवों के लोग कृषि अच्छे तरीके से चला रहे हैं, तभी वो इतना अनाज पैदा कर पाएंगे कि नगर में रह रहे लोगों का पेट भरा जाएगा। इसलिए हड़प्पा सभ्यता की जो कृषि थी वह बहुत ही ज्यादा विकसित थी। इसके साथ साथ ये अधिकतर इलाके जो थे ये बाढ़ के मैदानों के पास स्थित थे, जिसके चलते ये अधिक मात्रा में खाद्यान्न पैदा कर सकते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, मसूर, चना अथा तथा सरसों की खेती किया करते थे। इसके साथ साथ बाजरा भी उगाया जाता था गुजरात के स्थलों के अंदर, एवं इसके साथ साथ कुछ मात्रा में चावल को भी ग्रो किया जाता था, परंतु चावल जो था वो बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं उगाया जाता था, क्योंकि सिंधु लोग घाटी के जो लोग थे यह कपास का उत्पादन करने वाले दुनिया के पहले लोग थे। दुनिया में सबसे पहले कपास का उत्पादन इन्होंने ही करना आरंभ किया था। कृषि की व्यवस्था का संकेत इनमें अनाज की खोज से पाया जाता है। हमें कई प्रकार के अनाजों के अवशेष, जिनका मैंने अभी नाम लिया, ये अलग अलग स्थलों के ऊपर हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए जो स्थल है वहां पर हमको मिले हैं दोस्तों। इसके साथ साथ मोहरों और टेराकोटा मूर्ति कला पर भी चित्रण के माध्यम से हमें कृषि के बारे में बताया गया है। ऐसी मोहर, ऐसे टेराकोटा की मूर्ति कला जो हड़प्पा सभ्यता से हमें मिलती है, उनके ऊपर चित्रकला के माध्यम से हमको यह बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार से खेती किया करते थे। इसके साथ साथ कई प्रकार के पुरातात्विक अनुमान है कि यह जुताई करने के लिए बैलों का इस्तेमाल किया करते थे और बैलों के साथ यह हल को अटैच करके जमीन की जुताई करते थे। इसके साथ साथ अधिकांश हड़प्पा स्थल जो थे वह अर्ध शुष्क भूमि के अंदर स्थित है, जिससे संभवत कृषि करने के लिए नहरों का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि अर्ध शुष्क इलाकों के अंदर वर्षा कम होती है। अब वर्षा कम होगी तो खेती करने के लिए आपको सिंचाई की व्यवस्था देनी पड़ेगी। तो नहरों के निशान हमें अफगानिस्तान में देखने को मिलते हैं, उन इलाकों में जो हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए थे। नाम है जगह का शोतुगई। शोतुगई नाम की एक जगह है जो अफगानिस्तान में स्थित है। इस पर हमको सिंचाई व्यवस्था या नहरीकरण का निशान देखने को मिलता है, जबकि पंजाब या सिंध के इलाकों में नहरों का निर्माण नहीं किया जाता था, क्योंकि यहाँ पर नदी के किनारे पर ही यह इलाके बसे हुए थे, तो नदी से ही पानी निकालकर सिंचाई अपने खेतों के अंदर कर दी जाती थी। ठीक है। यद्यपि हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि किया करते थे, परंतु इसके साथ साथ यह पशुओं का भी पालन करते थे और बड़े पैमाने पर पशुओं का पालन किया जाता था। पशुओं से दूध भी इस्तेमाल किया जाता था और पशुओं को खाने के लिए भी इस्तेमाल ये करते थे। हमको हड़प्पा सभ्यता के अंदर घोड़े के साक्ष्य मोहनजोदाड़ो के अंदर, एवं उसके साथ साथ हमें लोथल नाम की एक स्थल के अंदर जो हड़प्पा सभ्यता से ही जुड़ा हुआ है, घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। परंतु
हड़प्पा संस्कृति जो थी वह घोड़ा केंद्रित नहीं थी, घोड़े का इस्तेमाल ये बड़े पैमाने पर नहीं करते थे, और जो साक्ष्य हमको मिले भी हैं वह साक्ष्य हम पूरी तरीके से नहीं कह सकते हैं कि वह घोड़े के ही हैं या वह किसी और जानवर के हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वह शहरों में रहते थे, तो इसके चलते व्यापार का महत्व सिंधु घाटी लोगों के लिए बहुत ज्यादा था, और बड़े व्यापक तौर पर व्यापक क्षेत्र के अंदर यह व्यापार करते थे। इसके बारे में हमको इनकी मोहरों के माध्यम से भी हमको इनके व्यापार के बारे में पता लगता है। एक समान लिपि का यह इस्तेमाल करते थे अपनी मोहरों के ऊपर, और इसके साथ साथ कैश का इस्तेमाल नहीं किया जाता था व्यापार करने के लिए। व्यापार करने के लिए विनियमित वजन और माप की उपस्थिति भी थी, यानी कि यह माप एवं नापन का इस्तेमाल करते थे, जिसके चलते वस्तुओं को व्यापार में इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा आसान हो गया था। इसके साथ साथ धातु मुद्रा का उपयोग नहीं किया जाता था, व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था व्यापार चलाने के लिए। हमें अरब सागर के तट पर नौवहन का अभ्यास का साक्ष्य भी मिला है। इसका मतलब यह समुद्र के माध्यम से भी व्यापार किया करते थे, एवं अपनी आसपास की सभ्यताओं से ये जुड़े हुए थे व्यापार के माध्यम से। उन्होंने अफगानिस्तान के साथ भी व्यापारिक संबंध स्थापित किए। उन्होंने टिग्रिस और यूफ्रेट नदी के किनारे पर बसी हुई सुमेरियन सभ्यता के साथ भी व्यापारिक संबंध स्थापित किए। हड़प्पा वासी जो थे वह लापिस लुजली नाम का एक बहुत ही चमकीला नीले रंग का जो पत्थर है जिसके आभूषण बनाए जाते हैं, उसको बहुत ही बड़े स्तर के ऊपर इंपोर्ट किया करते थे, उसका निवेश किया करते थे और उसको आभूषण बनाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। और इसके साथ साथ ये लैपिस लुजुली जो था यह सामाजिक प्रतिष्ठा में भी इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि एक प्रकार का स्टेटस सिंबल था लैपिस लुजुली, जिसको बहुत बड़े स्तर के ऊपर यह निर्यात करते थे, और खास तौर पर उन लोगों को इसको इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता था जो लोग बहुत ज्यादा अमीर थे या जो लोग उसको अफोर्ड कर सकते थे। इसके साथ साथ शिल्प कला में भी हड़प्पा सभ्यता जो थी वह बहुत ज्यादा विकसित थी। हड़प्पा वासी जो थी वह कांसे का इस्तेमाल करते थे, और कांसे के उपयोग से बहुत अच्छी तरीके से परिचित थे और मूर्ति बनाया करते थे। तांबा कांसा बनाने के लिए हमें दो धातुओं का इस्तेमाल करना पड़ता है, एक है आपका कांसे तांबा, और दूसरा है टिन। तो कांसा बनाना ये जानते थे, कांसे के निर्माण के अंदर ये बहुत विकसित थे। इसके लिए तांबा यह राजस्थान से लेकर आते थे, राजस्थान की खेतड़ी तांबे की जो खदान है वहां से तांबा लिया जाता था। एवं इसके साथ साथ टिन जो है वो संभवत अफगानिस्तान से लेकर आया जाता था, और इन दोनों को आपस में मिलाकर कांस्य बनाया जाता था, और कांस्य से कई प्रकार के शिल्प ये बनाते थे। और इसके साथ साथ इनके द्वारा बनाई गई कई वस्तुओं पर छाप भी कांसे की मोहरों के द्वारा लगाई गई है, जिसका मतलब ये कपड़े भी अलग अलग प्रकार के पहनते थे और उन कपड़ों पर अलग अलग तरह की आकृतियां बनाते थे, कई प्रकार के शिल्प का इस्तेमाल करके उनके ऊपर आकृति जो थी वो बनाई जाती थी, और छापदार कपड़े जो थे वह पहना करते थे। इसके साथ ही जो इनकी शिल्प कला थी उसके अंदर ईंटों की संरचना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, या ईंटों का ये बहुत इस्तेमाल करते थे, यानी कि ईंटों का निर्माण करने वाले जो लोग थे, ईंट पथाई करने वाले जो लोग थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत महत्वपूर्ण थे, और ईंट पथाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिल्प कला भी थी। इसके साथ साथ राज मिस्त्रियों का एक वर्ग जो था वो भी बहुत ज्यादा विकसित था, एवं राज मिस्त्रियों का जो वर्ग था वह यही इन्हीं ईंटों का इस्तेमाल करता था, और इन्हीं ईंटों के इस्तेमाल से वह अलग अलग घर बनाने में या अलग अलग सड़कें बनाने में या अलग अलग प्रकार की इमारतें बनाने में इन ईंटों का इस्तेमाल करते थे। हड़प्पा वासी नाव बनाना भी जानते थे, यह मनके बनाना भी जानते थे, यह मुहर बनाना भी जानते थे। इसके साथ साथ टेराकोटा यानी कि मिट्टी से बने हुए कीमती पत्थरों के आभूषण भी यह पहना करते थे, और टेराकोटा निर्माण एक महत्वपूर्ण शिल्प था। यह सुनार थे, यह चांदी सोने और कीमती पत्थरों के आभूषण भी बनाते थे। इसके साथ साथ कुम्हार यानी कि घड़े बनाने की जो शिल्प थी वह भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी, और विशिष्ट मिट्टी के बर्तन बनाना हड़प्पा संस्कृति के लोगों का एक बहुत ही, कह लीजिए, उम्दा पेशा था, और इस पेशे के चलते यह चमकदार मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। पोलिश्ड पत्थरों का इस्तेमाल, पोलिश्ड मिट्टी का इस्तेमाल करके
ये पोटरी बनाया करते थे, मृदभांड बनाया करते थे, जो कि आज की स्थिति के अंदर भी अगर हम इनके अवशेषों को लेकर आए और देखें तो वो आज भी चमकदार स्थिति के अंदर उपलब्ध है। यानी कि इतनी अच्छी प्रकार की तकनीकी का इन्होंने इस्तेमाल किया था, जिसके चलते इनके द्वारा आज से 3000 साल पहले बनाए गए जो मिट्टी के बर्तन हैं, चमकदार मिट्टी के बर्तन हैं, उनकी चमक आज भी बरकरार है। इसके साथ साथ दोस्तों धर्म के बारे में भी जान लेते हैं हम हड़प्पा संस्कृति के। हड़प्पा संस्कृति जो थी, यहाँ पर महिलाओं की असंख्य टेराकोटा की मूर्तियां हमको मिली हैं, और एक मूर्ति तो हमको महिलाओं की ऐसी मिली है जिसमें से महिलाओं के गर्भ से, महिलाओं के भ्रूण से एक पौधा उगता हुआ दिखाया गया है। इसका मतलब यह है कि यह कुदरत की पूजा किया करते थे, पृथ्वी की पूजा किया करते थे, नेचर की पूजा किया करते थे, और पृथ्वी को उर्वरता की देवी, फर्टिलाइजेशन की देवी के रूप में यह पूजते थे। यही इनके धार्मिक विचार थे, जिसके अंदर यह नेचर की पूजा कर रहे थे, यह धरती की पूजा कर रहे थे, यह पृथ्वी की पूजा कर रहे थे, और उसको माँ के रूप में यह सम्मान दे रहे थे। इसके साथ साथ जो जैसे मिस्रवासी जो थे वह नील नदी को देवी मानते थे। हम जो हड़प्पा वासी थे वह नदियों, अपनी सरस्वती नदी को, इंदस नदी को देवी मानते थे। और उसके साथ साथ पीपल के वृक्ष की पूजा करना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक संस्करण था। इसके साथ साथ कुछ पुरुष देवता भी विद्यमान थे, जिनमें से 3 सिंग वाले एक पुरुष की हमको सील, किसी मोहर के ऊपर कलाकृति भी देखने को मिली है। इनको पुरुष देवता का नाम दिया गया है और उन्हें योगी की मुद्रा में बैठा हुआ दिखाया गया है। यह एक ऐसे पुरुष देवता की कलाकृति है जो किसी मोहर के ऊपर बनाई गई है, जिसके 3 सींग हैं, और उसके साथ साथ वह योगी की मुद्रा के अंदर बैठे हुए हैं, वह योग लगा रहे हैं और गहन विचार कर रहे हैं। इसके साथ साथ यह देवता, इस मोहर के आसपास जो ये व्यक्ति, जो यह देवता बैठकर योग लगा रहे हैं, उनके पास एक हाथी, एक बाघ, एक गैंडा, ये भी कलाकृति बनाई गई है। इन तीनों जानवरों ने उनको घेरा हुआ है। इसके साथ साथ पशुपति महादेव के रूप में हम इन्हें चिन्हित करते हैं। यह जो देवता दर्शाए गए हैं मोहर के ऊपर, इन्हें हम पशुपति महादेव के रूप में चिन्हित करते हैं। इसके साथ साथ हड़प्पा सभ्यता जो थी वह स्त्रियों के यौन अंगों की भी पूजा किया करती थी, उनके लिए भी हमको कई प्रकार के चिन्ह देखने को मिले हैं। इसके साथ साथ पुरुष लिंग की भी पूजा करना हड़प्पा सभ्यता के अंदर विद्यमान था। और सिंधु क्षेत्र के लोग पेड़ों की, जानवरों की भी पूजा किया करते थे। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण एक सींग वाला गेंडा है, जिसे भैंसे के रूप में, सॉरी, जिसे गैंडे के रूप में पहचाना जाता है। उसकी भी पूजा करना विद्यमान था, क्योंकि उससे जुड़ी हुई भी हमें कई प्रकार की कलाकृतियां एवं कई प्रकार के चित्र जो है वो मोहरों के ऊपर बने हुए मिले हैं। यह ताबीज भी बड़ी संख्या में इस्तेमाल करते थे। इसका मतलब यह था कि यह भूत प्रेत में विश्वास किया करते थे, और ताबीजों का इस्तेमाल यह करते थे अपने आप को भूत प्रेत या किसी बुरी शक्ति से बचाने के लिए। ठीक है दोस्तों, यह थी इनकी धार्मिक भावनाएं। अब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन लगभग 1800 ईस्वा पूर्व हुआ, लेकिन इसके पतन के पीछे वास्तविक कारण पर आज तक बहस चल रही है। कुछ लोग यह बोलते हैं, कुछ सिद्धांत यह दावा करते हैं कि इंडो यूरोपियन जनजाति यानी कि आर्यन जब भारत के अंदर आए, तो आर्यनों ने इंदस वैली के लोगों के ऊपर, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के ऊपर आक्रमण किया, और उस आक्रमण के चलते सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों ने हरा दिया, उस इलाके पर जीत हासिल कर ली, उस इलाके को अपने कब्जे में ले लिया, जिसके चलते सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। एक तो यह सिद्धांत है, यह पूरी तरीके से सत्य नहीं है, इसके ऊपर आज भी बहस चल रही है। दूसरी ओर कई विद्वानों का यह मानना है कि आईबीसी के पतन के पीछे का जो कारण है वह प्राकृतिक है, यानी कि बाढ़ एवं कुछ इलाकों में सूखा आ जाने के चलते यह इतना अनाज नहीं उगा पा रहे थे कि यह अपनी जनसंख्या को पूरी तरीके से चला पाए, या पूरे सब लोगों का पेट यह भर पाए, जिसके चलते प्राकृतिक कारणों के चलते सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। इसके साथ साथ दूसरा प्राकृतिक कारण जो है वह मलेरिया भी बताया जाता है, कि कुछ इलाकों के अंदर मलेरिया फैला या कुछ इलाकों के अंदर अन्य बीमारियां फैली, जिसके चलते बहुत लोगों की जान चली गई। कुछ इलाकों के अंदर बाढ़ आई, कुछ इलाकों के अंदर सूखा पड़ा। वर्षा ने अपना जो चक्र था, वर्षा ने अपना जो पैटर्न था उसको बदल लिया, जिसके चलते अनाज की उत्पादन
में कमी पाई गई और लोग जो थे वह भूखे नहीं रह सकते थे, जिसके चलते वे या तो पलायन कर गए या फिर भूख से उनकी मृत्यु हो गई। दूसरा प्राकृतिक कारण नदियों के मार्ग में जो नाटकीय बदलाव हुए, उससे भी माना जाता है कि नदियों ने धीरे धीरे अपना जो पैटर्न था, अपना जो बहाव था, उसको बदल लिया। जहां नदियां पहले बहा करती थी, अब वहां नहीं बह रही थी। और यह सभी शहर नदियों के किनारे पर बसे हुए थे। नदियों के बहाव में बदलाव आ जाने के कारण भी शहरों का पतन हो गया। अब ये पता लगा पाना सही मायने में कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास एवं उनका पतन कैसे हुआ था, ये दोनों ही बातें जो हैं ये हमेशा बहस का कारण रही हैं। एवं आने वाले समय में हम आशा करते हैं कि जो पुरातत्व विभाग के जो लोग हैं वो धीरे धीरे रिसर्च के माध्यम से इनके कैसे ये इनका आगमन हुआ और कैसे इनका पतन हुआ, इन दोनों बातों के बारे में अच्छे से तथ्यों के साथ हमको इंफॉर्मेशन दे पाएंगे। परंतु अभी हम इस बात को ऐसे ही समझ सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ, यह एकदम से नहीं हो गया था। यह धीरे धीरे चरणों के अंदर हुआ, जिसके अंदर प्राकृतिक कारण सबसे ज्यादा कारक बने एवं धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वे या तो पलायन कर गए यहाँ से, या फिर वह खत्म हो गए। तो यह थी दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें हमने इनके धर्म के बारे में, इनके आर्थिक चरण के बारे में, इनकी कृषि के बारे में, इनकी मोहरों के बारे में, इनकी कलाकृतियों के बारे में, इनके चित्रों के बारे में हमने अच्छे से जाना। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार मैं अगले टॉपिक के ऊपर भी आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आर्यन एज, वैदिक काल के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने हड़प्पन सभ्यता के बारे में अच्छे से जाना। अगले वीडियो के अंदर हम वैदिक काल के बारे में अच्छे से जानेंगे, वैदिक संस्कृति के बारे में, वैदिक आर्थिक स्थिति के बारे में, किस प्रकार की जो लिटरेचर थी वह वैदिक काल के अंदर लिखी गई थी, उन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो इसके साथ साथ मैं सिंधु घाटी सभ्यता की एक क्वेश्चन आंसर के ऊपर भी वीडियो लेकर आऊंगा, जो थोड़ी ही देर के बाद अपलोड कर दी जाएगी। एवं अगले दिन वीडियो आएगी आपके लिए वैदिक काल के ऊपर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार। याद रखिएगा, सिनर्जी आईएएस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए एवं लाइक एवं कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।